हाँ जी सवाल पूछ रहे थे। बर्फ बेटा आयनिक कंपाउंड थोड़ी है, दैट इज द कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं करता है, ठीक है। आयंस नहीं है ना, दे आर नॉट द चार्ज्ड आयंस, दे आर नॉट द चार्जेस, दे आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट मेड अप ऑफ आयंस, चार्ज पार्टिकल से तो बने हुए ही नहीं है वो, तो उनसे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो भी समझ आया। चार्जेस का फ्लो करंट है, एंड they are not made up of ions, they are made up of neutral molecules, molecules है ना और न्यूट्रल है, तो therefore उनके अंदर से चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट कंडक्टर। अब जरा सवाल पढ़ो, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्टर नहीं होते, मतलब इनसे बिजली पास नहीं होती ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। बट आर कंडक्टर्स, लेकिन ये कंडक्टर्स होते हैं इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म, पिघली हुई हालत में या आबी महलूल की शक्ल में, इनके अंदर से बिजली पास होती है। Aqueous solution and molten form of ionic compounds conduct electricity. This is because when an ionic compound dissolves in water or is in the molten form, ions are free to move about in the aqueous solution. Are free to move in the aqueous solution. About को काट दो अगर काटना है तो. Ions are free to move in the aqueous solution or in the molten form. जब आप इनको पिघलाते हैं या पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इनके आयंस मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बट इन द सॉलिड फॉर्म आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड फॉर्म में आयंस हरकत नहीं कर सकते जगह से दूसरी जगह। सो देयरफॉर आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट आर कंडक्टर इन द मोल्टन स्टेट एंड इन द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। जहां चार्जेस मूव कर सकेंगे वहां करंट पास होगा, जहां चार्जेस मूव नहीं कर सकेंगे वहां नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड जनाब, पहली प्रॉपर्टी क्या थी उसी से याद कर लो। इससे एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपने कहना एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स आर लिक्विड्स आर गैसेस। पानी लिक्विड है, मीथेन गैस है, कोवलेंट कंपाउंड है ना। सो देयरफॉर समझ आ गया। दूसरा क्या था, आयनिक कंपाउंड्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड्स लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बात, फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वो 801 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल कर रहा है। वाटर मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस और वो 801 डिग्री सेल्सियस पे। फिर उसके बाद दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने कहना यहां तक भी क्या दो ना कि कोवलेंट दे की जगह पे आयनिक कंपाउंड बोल दो ना, आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और यहां बोल दे कोवलेंट कंपाउंड्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके अंदर से करंट पास नहीं होता। इन सॉलिड स्टेट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसको छोड़ दो, फुल स्टॉप यहां तक। इलेक्ट्रोलाइट तक भी बता दोगे एनफ है। जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इन पोलर सॉल्वेंट्स। समझ आया? आपने क्या कहना है, कोवलेंट कंपाउंड्स आर polar compounds, polar covalent compounds are soluble in water but non-polar covalent compounds are soluble in non-polar solvents। जवाब मिल गया। जो पोलर होंगे पानी में डिसॉल्व होंगे, जो पोलर नहीं होंगे पानी में नहीं बल्कि नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। दे आर हार्ड कहना, दे आर वीक नहीं, दे आर सॉफ्ट। समझ आया नहीं यार, वीक नहीं कहना, दे आर सॉफ्ट। सो generally ionic compounds are very reactive, but generally covalent compounds are not very reactive। ये ज्यादा तेजी से रिएक्शन नहीं करते। ionic compounds do not exist in the form of molecules, covalent compounds exist in the form of molecules। अगर एक याद करोगे दूसरा याद हो जाएगा, अदरवाइज यहां तक करोगे काफी है ना, मेरे नजदीक यहां तक है ना, इलेक्ट्रोलाइट तक है ना। Okay, thank you very much for your cooperation. You are giving me the response today. So, due to weak intermolecular forces, generally अब ये reason बता रहे हैं। कुमंदास से पूछ ले, generally covalent compounds are liquids are gases at the room temperature, तो जवाब ये देना due to the weak, खाने के नमक या आयनिक कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं उनके दरम्यान। अच्छा, अगर किसी चीज का अब मेल्टिंग पॉइंट कम है और एक का ज्यादा, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके पार्टिकल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? पिघलाना मुश्किल है ना, फोर्सेस ज्यादा है। वो चीजें जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी, वो चीजें जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा होंगी।
सुन रहे हो? वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा होंगी, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन जिधर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को बता पूछना क्यों जी आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो होता है? जवाब देना बेकार, ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मेल्टिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट का पक्की बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर है, पार्टिकल्स मजबूती से बंधे हुए नहीं है। तो ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स आर व्हाट? पोलर। कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को छोड़ो, कोवेलेंट कंपाउंड्स हो, ठीक है? कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को क्या है? क्योंकि आपके कुछ एलिमेंट्स भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। I have no clever or friends, याद है ना? तो covalent molecules or compounds are liquids and gases. However, some covalent substances are solid like iodine. लेकिन कुछ solids होते हैं, जैसे iodine है, ठीक है? समझ आया नहीं है? कुछ liquids हैं, जैसे आपका खाने का नमक हो गया, HCl गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन आपकी लिक्विड होती है, ठीक है? और कुछ गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, अमोनिया है, दे आर गैसेस एट द रूम टेम्परेचर। प्रॉब्लम किसी को तो इन वीक इंटरमॉलिक्यूलर, अब इसका जो आपको मतलब पूछ ले व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो यू विल या व्हाई दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो यू विल हैव टू टेल ड्यू टू द स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आगे जवाब दे दो, आगे वही लिखो, ड्यू टू द स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बट ड्यू टू द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर gases are liquids at the room temperature. Give the examples of the liquid, give the examples of the solids, give the examples of the gases. You can give. Covalent compounds exist as separate molecules. ये लास्ट पे मैंने लिखा हुआ पीछे, पर मैंने पॉइंट्स ऊपर नीचे किए यहाँ पे, लेकिन इसकी माजरत, but you want to memorize from there. तो covalent compounds exist in the form of separate molecules, but ionic compounds do not. Ionic compounds exist in the form of formula units. They do not exist in the form of one molecule, separate molecules, because they are formed by the neutral atoms. ये neutral atoms के मिलने से बनते हैं. They are electrically neutral. इन पे molecules पे कोई चार्ज शेयरिंग से बनते हैं ना, तो चार्ज आयंस बनते ही नहीं है इनमें। आयनिक कंपाउंड्स जो है ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, कोई छोड़ता है इलेक्ट्रॉन, कोई लेता है इलेक्ट्रॉन, नहीं है ना, तो इन पे चार्ज नहीं होता। So therefore they are weak electrolytes because they are formed by the neutral atom. हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है, दोनों पे चार्ज नहीं आता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है, दोनों पे चार्ज नहीं आता, सिर्फ शेयरिंग होती है, किसी का लॉस नहीं, दोनों का फायदा है, किसी ने नहीं छोड़ा, किसी ने नहीं गेन किया, होता है शेयरिंग। शेयरिंग में चार्ज किसी पे नहीं आता। हाँ, अगर अनइक्वल शेयरिंग होगी तो फिर हल्का पोल्स बनेंगे, पूरा चार्ज नहीं आया, नहीं समझ आ रहा। So they are electrically neutral and the forces of attraction between these molecules are, not is, forces of attraction are, अगर फोर्स कहता तो फिर ठीक था, बट फोर्सेस कहा तो आ रहना चाहिए। दे आर वोलेटाइल, ये तेरान पजीर होते हैं, उड़ जाते हैं, स्पिरिट का ढक्कन खोलो स्पिरिट उड़ जाता है, C2H5OH है ना, पेट्रोल उड़ जाता है। तो ये सारे कौन से कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। नेचुरल गैस खोलो उड़ जाती है, ये वोलेटाइल है, उड़ जाने वाले, नहीं समझ आया? मिट्टी का तेल उड़ जाता है, पेट्रोल उड़ जाता है, सुनते हो? मेरे ख्याल में समझ आ रही है आज? हाँ, रट्टा सही लगाते हो। आगे देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आसान किया ना ऐसे ही। और आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट वोलेटाइल, ये भी लिख सकते हो, दे आर वोलेटाइल बट दे आर नॉट वोलेटाइल। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वोलेटाइल, सिर्फ क्या करना, दे की जगह पे कोवेलेंट लगा दो, आयनिक लगा दो, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल। ओके, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, जनरली, क्योंकि पोलर है ना, वाटर पोलर है, और जनरली ये जो प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। पोलर होंगे तो कहना पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट नॉन पोलर आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। जैसे पेट्रोल पानी में हाल ऊपर ही तैरता रहता है, सुनते हो? चलो फिर आगे चलते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनसे बिजली पास नहीं होती। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट इन द सॉलिड फॉर्म, इन लिक्विड, in molten state are aqueous solution form. Ionic compounds are electrolyte, but in solid form they do not conduct electricity because the ions are not free to move. Okay, so because they do not conduct electricity, non-polar, सुन लो, non-polar covalent compound do not conduct electricity. जो non-polar होते हैं वो conduct नहीं करते,
पोलर कंपाउंड कंडक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत कम बिजली इनसे पास, पोलर है ना तो थोड़ी बहुत तो पास करेंगे ना, जितना हल्का सा चार्ज होता है ना सिरों पे तो फिर हल्की सी बिजली पास करवा देते, समझ आया? So this is all about if you want to memorize it, and you should have to memorize it, otherwise there is no way to escape. Okay, epoxy acids से बात हो चुकी है. Epoxy acids have excellent chemical resistance, good adhesion properties, good heat resistance, they form strong and tough coating. याद आया? मैं properties लिख चुका हूँ, अब याद हो पूरा पैराग्राफ रटो, या जो मैंने अलग अलग हेडिंग्स देके डेफिनेशन दी है वो काट दूं, वो स्लाइड काट दूं? अच्छा चलो फिर आगे चलते हैं. सो दे क्या ये तेरी बुक पे भी है बेटा. सो ये स्ट्रॉन्ग और टफ कोटिंग बनाते हैं, हीट रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट है, केमिकल रेजिस्टेंस इनके अंदर है, स्ट्रॉन्ग एडेशन प्रॉपर्टीज है, लो वेट होते हैं, चीप होते हैं. चीप का मतलब वो घटिया कमीने नहीं, चीप का मतलब सस्ते. हाँ. Therefore, propellers and the parts of aircraft, boats, cars, trucks, etc. are held together by the epoxy adhesives. पहले पढ़ा चुका हूँ. Epoxy adhesives contain partially positively charged hydrogen atom. ये structure की बात हो रही है, याद आया? And oxygen atoms containing lone pairs in their molecules. Epoxy adhesives are therefore sticky and can make hydrogen bonds with the other substances. ठीक है? ठीक है? Which are joined by them. So modern aircraft, boats, and automobiles such as cars, trucks, etc. and even space aircrafts use epoxy adhesives for assembling. उनको ठीक है, उनको जो असेंबली का मतलब उनको जोड़ने के लिए हम इनको epoxy adhesives को यूज करते हैं क्योंकि उनका लो वेट होना जरूरी है. सेविंग मनी, जिधर पैसे बचाने हो, कफायतशारी, एंड रिड्यूसिंग वेट. इससे पहली बात तो आपके पैसे बच जाते हैं और वजन भी कम हो जाता है. So this means glues and adhesives have become an essential item in our daily life. इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूज हैं और एडहेसिव्स हैं have become an essential item. ये हमारी जिंदगी के लिए लाजमी मलजूम चीज बन गई है. कहीं पे हमें चीजों को पानी से बचाना होता है, कहीं हमें चीजों को अच्छे तरीके से जोड़ना होता है, कहीं हमें चीजों को हीट से बचाना होता है. So there we will use. So therefore को बंदा आपसे पूछ ले कि we need या adhesives are essential for our daily life. Comment on this, argue on this. So you will have to give detailed discussion on the epoxy adhesives, and then you will have to tell that therefore because of these properties, because of these benefits, because of these advantages, epoxy adhesives are essential for our daily life. Okay? मैं मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी मार रहा हूँ, बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैं उर्दू बोल सकता हूँ, मेरी मादरी जुबान है, अच्छी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी से कई गुना अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ. समझ आ नहीं आया? ये तो गैरों की जुबान है, इतनी अच्छी मुझे नहीं आती. समझ आया? अल्लाह मुझे अरबिक अच्छी सीखा है ना, मेरे नबी की जुबान सीखा. लेकिन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देन आई कैन टॉक टू यू इन उर्दू, इन योर ओन टंग, इन योर मदर टंग. बात समझ आ रही है? हाँ, आगे चले. तो पता नहीं क्या समझते हो, जब भी पूछता हूँ बताते कुछ भी नहीं. नेक्स्ट जी करा पुत्र. मैं आपकी बात नहीं समझा. बिल्कुल होगा. हीट रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि हीट से पिघलेंगे नहीं, हीट से खराब नहीं होंगे. समझ आया? तुम ग्लू लगाओ, उसे गर्म करो तो पिघल जाता. समझ आया? नहीं पिघले. हीट रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि जब ये चीजों को जोड़ देते हैं तो गर्म करने के बाद वो जोड़ उतरेगा नहीं, वो जोड़ लगा रहेगा, उससे लीकेज नहीं होगी. होगी क्यों नहीं होगी? ये उसके साथ मिलेंगे भी नहीं. मजे की बात, आपके घर में जो था अल्फी मत लगाना, अल्फी मिल जाएगी सर. ऐसा सॉलिड जिसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप हो. जैसे मैंने खाने के नमक की शेप नहीं बताई, क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, लाइक दैट. उसके जो सॉलिड फॉर्म है उसकी डेफिनेट ज्योमेट्री हो, उसका मैथमेटिक्स आप लिख सके. कैसे पुत्र? इसके लिए मॉडलिंग सीखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एमएससी लेवल तक जाना पड़ेगा, इतने बाल उड़ाने पड़ेंगे. आगे चले. सो यू वांट टू डू द मॉडलिंग, नॉट द मॉडलिंग वो फैशन वाली मॉडलिंग. दिस इज द मॉडलिंग टू कन्वर्ट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स.
मेरे से अक्सर बच्चे पूछा करते हैं सर मैथमेटिक्स डिफाइन करें, मतलब आप साइड पे लगा रहे हैं, देख लें फिर आपकी केमिस्ट्री रह जाएगी। तो मुझे अक्सर बच्चे पूछा करते हैं सर मैथमेटिक्स की क्या डेफिनेशन है, तो पहले मैं कहता हूँ क्या नॉलेज दैट कन्वर्ट्स द अननोन इनटू नोन। ये तो अब यूज्ड टू हो गई ना, आम हो गई है। आज नई डेफिनेशन ले लो, बहुत कम हिंदी में, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहना, बहुत कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह देना, बहुत कम अल्फाज में कायनात कैद कर देना। कायनात किसी लड़की का नाम नहीं है। द ऑल मैटर विच इज क्रिएटेड बाय अवर अल्लाह अलमाइटी। नहीं बात समझ रहे? आइंस्टाइन ने कितनी बड़ी बात की है, E = mc²। फिजिक्स पूरी इसके ऊपर है, मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। उसने कहा छोड़ो यार, E = mc² क्यों नहीं पढ़ते। इतनी बड़ी बात को टोटल 3 वर्ड्स में बंदा कहा गया, 3 वर्ड्स भी नहीं, 3 सिंबल्स में कहा गया। क्या खूबसूरत, ठीक है। तो इट इज व्हाट, बहुत बड़ी बात को बहुत कम सिंबल्स के जरिए से में कैद कर देना। नहीं समझा? बहुत छोटी जगह पे बहुत बड़ा नॉलेज स्टोर कर देना। दिस इज मैथमेटिक्स एंड वी आर द कहते हैं मुख्तसर अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह देना। इसलिए मैथमेटिशियन ज्यादातर खामोश होते हैं, बट ये कोई न्याय चीज है। झोंपड़ी में नहीं यार, झोंपड़ी बड़ी होती है। नहीं, बाल्टी में भी नहीं करते, सिंबल में। हम सिंबल्स में वैल्यूज को स्टोर करते हैं। नहीं समझ रहा? कीमतें, हम कीमतें कैद करते हैं। वी आर द पीपल ऑफ वैल्यूज, वी आर नॉट द पीपल्स ऑफ व्हाट, we are not the peoples of what, we are not the peoples of sounds, we are not the peoples of emotions। एक लैंग्वेज का माहिर बंदा जो है, समझ आया नहीं है? जुबानदान तो आवाजें कैद करता है ना, शायर क्या करता है? इमोशंस को कैद करता है, इमोशंस को, फीलिंग्स को। आया मैं मर जामा तेरे बगैर, पता नहीं रमा ना रमा, पता नहीं क्या कुछ करता रहता है। लेकिन वी आर द पीपल दैट स्टोर द वैल्यूज इन द सिंबल्स। दिस इज द वेरी बेस्ट डेफिनेशन। अब आप कहेंगे शेरो शायरी, चलो यार आगे चलते हैं। बस बहुत हो गया ना, क्यों मैथमेटिक्स को बीच में ला, और ना ला बीच में, अंदर का मैथमेटिशियन जाग जाएगा, जाने दे आगे। हाँ बोल, चल बोल। मैथमेटिक्स में लोटा नहीं है। चल भाई तू कैद कर, बहुत कम सिंबल्स में बहुत बड़ी बात को कैद कर देने के अमल को। भाई सिंबल, फॉर एग्जाम्पल इक्वल mc²। द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, होल फिजिक्स इज स्टोर्ड इन दीज 3 सिंबल्स। The process of storing huge informations in few symbols, in one symbol, in a single symbol. Let us start the work now. Society, technology, and science. Synthetic acids. These are the epoxy acids. Okay. So such as glues and epoxy resins are used in large स्केल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये इनके इस्तेमाल आप बताने लगे। यहाँ क्या कह रहे हैं? आपके ग्लूज है, इपॉक्सी एडेसिव्स हैं, इन्हें बड़े पैमाने पर सनती, सुन रहे हो, इस्तेमाल में लाया जाता है। ग्लूज आर लेस कॉस्टली देन द सिंथेटिक एडेसिव्स। जो ग्लूज होते हैं वो इपॉक्सी एडेसिव से सस्ते होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं। ग्लूज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज एन एडेसिव फॉर वनीर। वनीर क्या होता है? प्लाईवुड, corrugated cotton, laminated boards, glues। सुन रहे हो? जो ग्लूज हैं, चिपकाने वाले मादे जो हैं, वो बहुत वसी पैमाने पे इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर विनीर। विनीर क्या है? Tell me what is veneer? What are the spellings? V and double E R. लकड़ी की परत, प्लाईवुड, वार्निश। जब बेटा बाग और से सुना,
जब फर्नीचर बन रहा होता है तो जो फर्नीचर की दरारें होती हैं उनके अंदर ग्लू लगता है, नहीं लगता? जहाँ पे जॉइंट्स होता है वहाँ ग्लू लगता है ना। तो ये वनीर मतलब ये लकड़ी जो आपकी, आपने कभी देखा वो जो बेड के ऊपर शीट पड़ती है तो भी किसी चीज पे चिपकाने के फिर कील लगाते हैं ना। सो दे आर टेलिंग अबाउट, कहता है कोटिंग कंसिस्टिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ द सुपीरियर वुड ग्लू टू ए बेस ऑफ इंटीरियर वुड, ठीक है। ऑर्नामेंटल कोटिंग है, कोटिंग टू ए बिल्डिंग। बाकी लोग जो आपकी ये सीमेंट की दीवार है ना, इसके ऊपर भी लकड़ी चढ़वाते हैं, लकड़ी के टैग चढ़वाते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज विनीज, ओके। तो उनको उसको जोड़ने के लिए दे यूज ग्लूज, प्लाईवुड, कोरुगेटेड कॉटन। कोरुगेटेड कॉटन क्या है बताओ जी, स्पेलिंग RRUGATED, GATED नहीं है, कोरुगेटेड वुड। ये कार्डबोर्ड विद कोरुगेशंस कैन बी ग्लू टू फ्लैट कार्डबोर्ड आर। अब ये कोरुगेशन देख लेते हैं। शिकनदार, आपने कभी ये जो जिनके अंदर लेस नहीं आते पापड़ के डब्बे देखे हैं, दीज आर द कॉटन्स, कोरुगेटेड कॉटन, इनके अंदर कला होता है, शिकन्स होते हैं इनके अंदर। इनके अंदर शिकन का मतलब क्या है, वो सिलवटें पड़ी होती है ना अंदर, जैसे ऊपर का तुम कागज उतारोगे तो नीचे लेयर्स होती हैं ना, तो दीज आर द कोरुगेटेड कॉटन्स, ठीक है। नहीं समझ आया, आगे चलूं। तो उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। एंड लैमिनेटेड बोर्ड्स, लैमिना कहते हैं ये बाल का ना, ये जो प्लाईवुड है इसकी एक ऐसी शीट आती है जिसके अंदर लेयर्स होती हैं और वो लेयर्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। प्लाईवुड की एक किस्म है, इट इज अ टाइप ऑफ प्लाईवुड, ओके। सो इनको जोड़ने के लिए ग्लूज फॉर ग्लास एंड मेटल आर आल्सो अवेलेबल। तो शीशे को जोड़ने के लिए ग्लू मिलता नहीं मिलता, सिलिकॉन कहते हो, तो शीशे के लिए भी होता है, और बाद में मेटल्स को जोड़ने के लिए भी ग्लूज मौजूद होते हैं, वो मेटल्स को जोड़ते हैं, जैसे लोहे को जोड़ने के लिए। सो मेटल्स आर आल्सो अवेलेबल, इपॉक्सी रेजन्स आर यूज्ड विद वाटर। हाँ अभी बता रहे हैं। तो ग्लू कहाँ जुड़ हो रहा है, यूज हो रहा है, लकड़ी को जोड़ने के लिए, लैमिनेटेड बोर्ड्स को यूज, कोरुगेटेड कॉटन्स को यूज। अच्छा मैं जरा इसके आवाज में सुना दूं, कोरुगेटेड, ठीक है। तो फिर सुन लो, कोरुगेटेड, कॉटन्स, ओके। ग्लूज फॉर द ग्लास एंड द मेटल्स आर आल्सो अवेलेबल। तो शीशे को जोड़ने के लिए, लकड़ी को जोड़ने के लिए ग्लू यूज होता है, ठीक है, समझ आया नहीं है। और मेटल्स को जोड़ने के लिए भी ग्लू। इपॉक्सी रेजन्स आर यूज्ड। इपॉक्सी रेजन्स कहाँ पे, ये यूजेस बता रहे हैं। अब मैंने पहले बताया था कि इनके अंदर वाटर रेजिस्टेंस होती है, तो इपॉक्सी एसिड्स आर यूज्ड। तो मतलब आपसे पूछ लो ग्लूज आर यूज्ड वेयर, किन किन जगहों पे आप ग्लूज को यूज करते हैं, ठीक है। एट विच प्लेसेस ग्लूज आर यूज्ड and at which places epoxy adhesives are used. तो epoxy adhesives are used where the water resistance is required, जहां पे पानी से बचाना मकसूद हो, समझ आया नहीं है, वहां पे epoxy adhesives हम लोग यूज करते हैं। They form strong and tough coating, ये बड़ी मजबूत किस्म की और बड़ी सख्त किस्म की एक लेयर चढ़ा देते हैं उसके ऊपर। They also give flexibility, ये लचक भी दे देते हैं चीज को, सुन रहे नहीं सुन रहे। They also give flexibility and chemical resistance, और उस चीज के ऊपर किसी केमिकल का असर तेजाब गिर जाए कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो। फॉर इंस्टेंस, फॉर दीज रीजंस, इन वजूहात की बुनियाद पर डैम्स, ब्रिजेस, थर्मल पावर स्टेशन, सुन रहे हो, समझ आया नहीं यार। तो इपॉक्सी एसिड्स के फायदे, जहाँ वाटर रेजिस्टेंस चाहिए, यहाँ हीट रेजिस्टेंस चाहिए। कैन इपॉक्सी एसिड्स आर यूज्ड वेयर वाटर रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस is required, okay. They form a strong and tough coating. They also give flexibility, ठीक है। So therefore, ठीक है, and chemical resistance. For these reasons, dams, bridges, तो बंदा पूछ ले why dams and bridges are coated with the epoxy acids, तो जवाब देना because there we want what, we want the water resistance, we want the chemical resistance, we want the, समझ आया, strong and tough coating. So therefore we use, because of these reasons, because they have the good properties. They have the good water resistance, good heat resistance, they have good chemical resistance, they form the tough and strong coating. ठीक है, so therefore we use these epoxy acids to coat, क्या करने के लिए,
लेयर बनाने के लिए डैम्स, ब्रिजेस, थर्मल पावर स्टेशन जहां पे हरारत से बिजली पैदा होती है, ठीक है। सो फॉर दीज रीजंस, फॉर द गुड प्रॉपर्टीज, ठीक है, ड्यू टू द बेस्ट प्रॉपर्टीज और बेस्ट फीचर्स, epoxy adhesives are used, ठीक है, या डैम्स एंड ब्रिजेस, डैम ब्रिजेस, थर्मल पावर स्टेशंस आर कोटेड विद द epoxy adhesives। उनके ऊपर जो आप कोटिंग करते हैं ना, जो पेंट करते हैं, जो पेंट करते हैं वो किसका करते हैं? epoxy adhesives का करते हैं। समझ आया नहीं यार? ये जो आपके स्कूल के बाहर कहते हैं ना वेदर शीट लगी हुई है, these are the resins। मौसम का असर नहीं होता। आम तुम बाहर चूना लगाओ ना, बह जाता है, होता नहीं होता, बट वो एज इट इज है, उससे कुछ भी नहीं हुआ। सो दीज आर द epoxy adhesives, ओके। सो मॉडर्न एयरक्राफ्ट एंड ऑटोमोबाइल यूज epoxy resins। अच्छा, जो आपके मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं और जो आपकी ऑटोमोबाइल है वो इस्तेमाल करते हैं क्या? वो जो epoxy resin adhesives या epoxy adhesives बोल दें फॉर असेंबलिंग, किसके लिए? जोड़ने के लिए। अब इसके फायदे क्या? पहली बात तो इससे चीजें अच्छी जुड़ जाती हैं, उससे पैसे बचते हैं एंड उससे वजन भी कम हो जाता है। हेंस देयर इज ए नीड फॉर मोर एडहेसिव्स, इसलिए ज्यादा एडहेसिव्स की बंदा से पूछ ले कि देयर इज अ नीड ऑफ मोर एडहेसिव्स, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, तो यू विल हैव टू गिव these all uses of the resins। आपने कहना synthetic adhesives and glues, epoxy adhesives and glues are used, ठीक है, on the large scale in the industrial units। फिर then glues के uses of glue की heading देखें ना, तो glues are are less costly, glues are less costly and they are used where? They are used for veneer, polywood, ठीक है, sorry, plywood, corrugated cottons and laminated boards, ठीक है। ग्लूज फॉर ग्लास एंड मेटल्स आर आल्सो अवेलेबल। यहाँ तक ग्लूज के यूजेस खत्म हो गए, समझ आया? आपने यहाँ बताना सिंथेटिक एडहेसिव्स एंड ग्लूज and are used in the large scale industrial application। then uses of glues are used, ठीक है, for veneer, for plywood, for corrugated cottons and laminated boards, for joining the glass, for joining the metals, ठीक है। and then आप उसके बाद ये कहते हैं जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, glues are used for veneer, glues are used for plywood, glues are used for corrugated cottons, glues are used to join the laminated sheets। सुन रहे हो? glues are used to join the glass sheets, ठीक है, glues are used to join the metals, समझ आया? फिर उसके बाद क्या कहते हैं? uses of epoxy adhesives। तो epoxy adhesives are used where water resistance is needed, epoxy adhesives are used where the heat resistance is needed, epoxy adhesives are used where the chemical resistance is needed, epoxy adhesives are used where the tough and strong coating is needed। So because of these good characteristic properties, epoxy adhesives are used to coat the bridges, dams and the thermal power stations। Hence because of these uses, heading there, because of these uses there is more need for the adhesives, ठीक है, there is a need for more adhesives। इशू किसी को, इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, चैप्टर क्लोज हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।